2026 का ये अद्भुत आयोजन और कितना अच्छा लगता है। ऐसे आयोजन में मेरे लिए हम सब तिरुपति बालाजी भी जाते हैं और तिरुपति बालाजी में लंबी लंबी लाइन लगती है। एक दृष्टांत ध्यान में आता है और उसकी विशेषता रहती कि जब लंबी लाइन लगे तो बाकी समय पास करने के लिए लोग गोविंदा गोविंदा जैसे यहाँ महादेव के नारे लगाते हैं, ऐसे गोविंदा गोविंदा पति पत्नी लाइन में लगे हुए बहुत लंबी लाइन थी। तो लोग सोच रहे एक बार गोविंदा गोविंदा तो बोलते हैं, लेकिन पति आगे लगा पत्नी कुछ पीछे लगी, वो कुछ और नारा बोल रही। थोड़ा अटपटा लगा लोगों को, क्या बोल रही? वो बोल रही आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। लोगों ने ये नारा कौन सा है? लोगों ने धीरे से जाके पास वालों ने पूछा कि आपकी पत्नी ऐसा क्यों बोल रही? तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि नहीं वो सही बोल रही है, हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, पत्नी पति का नाम लेती, मेरा नाम गोविंद है तो वो मेरा नाम कैसे बोले? तो बोलते आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। तो वो इसलिए वो नारा बोल रही है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आगे वालों ने इतनी अच्छी अच्छी बात बता दी, मैं भी बोल रहा हूँ आगे वाला बोले वही सही, आगे वाला बोले वही सही। सचान जी हो, नंदी जी हो, हमारे सारे पीएस हो, सारे अधिकारियों ने मेरा बहुत बड़ा काम हल्का कर दिया। कितना अच्छा लग रहा, जोरदार ताली बजा दो। इतना आनंद की नगरी में सारी बातें हमारे बीच। यशस्वी प्रधानमंत्री के इस कर्म क्षेत्र में और बनारस में तो बात ही अलग रहती है। नवरस तो हमने सुने हैं, लेकिन बनारस तो परमात्मा की दया से किसने बनाया मालूम नहीं, लेकिन मजा सबको आता, ये पक्की बात। इसका आनंद हम सब महसूस करते हैं। माँ गंगा का किनारा और जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मोक्ष की नगरी, और हम सब परमात्मा की दया से अपने अपने काम करते करते कई लाख योनियों के बाद हमको ये मानव शरीर मिलता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से इस जन्म को सार्थक करने का मौका ये हमारे लिए इस शरीर के साथ शारीरिक चेतना, सूक्ष्म शरीर, बाह्य शरीर दोनों को एक रस करते हुए, खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी आभार मानूंगा, जिन्होंने इस राज्य की प्रगति के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में शासन के साथ सुशासन की प्रतिमान बनाने का भी बड़ा काम किया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और आप सबका भी। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मंच पर हेवी इंडस्ट्री मंत्री माननीय नंद गोपाल गुप्ता जी, जोरदार अभिनंदन गुप्ता जी, और माननीय राकेश सचान जी का भी करें। दोनों मिनिस्टर सूर्य चंद्र की भांति अपने अपने विभाग की गरिमा के साथ बात भी रख रहे हैं और एहसास भी करा रहे हैं। और इसी अवसर पर हमारे लिए कथाकार माननीय मिश्रा जी, आपका भी अभिनंदन। सच में नीलेश मिश्रा जी ने हमारी कहानियों को सहजता के साथ प्राचीन वार्ता का वो दौर ला करके आपने हमारी अपनी, यहाँ तो अपनी परंपरा भी है ना, श्रुति स्मृति, तो हर परंपरा का स्वागत है। उस परंपरा के आप बहुत उज्जवल कीर्तिमान के नाते से हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। रजनीकांत जी, पद्मश्री, जीआई टैग का जमाना है, माल कितना भी अच्छा रखो, अच्छा टैग नहीं मिले तो मजा ही नहीं आता। आज बड़ा मुश्किल जाता है। आजकल ये जो नया दौर का नया ज़माना है, तो सोना है सोने की जगह, लेकिन वो 24 कैरेट का ठप्पा लग जाए तो बात ही अलग रहती है। जीआई टैग का आज के दौर में आपने मध्य प्रदेश के लिए भी काफ़ी काम किया और यहाँ भी काम कर रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारे अधिकारी गणों ने अपने अपने राज्य के लिए काम किया है, और मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के भी अधिकारियों ने इस बदलते परिवेश में जब शासन सुशासन की तरफ चलता है तो सभी गतिविधि समान रूप से उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए और त्वरित गति से तीव्रता के साथ कानून और व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ
विकास के पैमाने पे सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से असंभव काम केवल 10-11 साल के अंदर एक तरह से चमत्कार हो गया। हमारा देश कहाँ दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे था, आज देश की चौथी आर्थिक ताकत बन रहा है और देखते देखते इस साल के समापन या अगले साल तक तीसरी ताकत बने। ये कितनी असंभव जैसी बात, और एक नहीं कितने प्रकार की चुनौतियों में हम सब देख रहे हैं। आज कल माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे, हमारा राज्य भी उसी में से था जिसको ये नक्सलाइटों के दंश से वर्षों तक हम परेशान थे। लेकिन न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा। जोरदार अभिनंदन। ऐसे माहौल में कितनी बड़ी चुनौती थी। हम तो आदिवासी अंचल वाले कई सारे जिलों वाले लोग भी हैं, लेकिन हर एक जगह नक्सलवादियों ने जो खून की नदियां बहाई है, अन्याय किया है। और मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कई राजनीतिक दल, कोई दूध के धुले नहीं है सामने की तरफ से देखोगे, कांग्रेस सहित कई लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण से इस लाल सलाम को बढ़ाने का प्रयास किया और कई बार उनके खुद के नेता मारे गए। क्योंकि जब एक बार किसी को खून मुंह में लगता है तो वो अपना पराया नहीं देखता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसे सारे माहौल को भी बर्दाश्त करते हुए केवल राजनीतिक रोटी सेकने में जिस प्रकार से अपोजिशन ने इनको बढ़ावा दिया था, मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में देश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। यह हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए भी गौरव की बात है। आम आदमी के लिए, आदिवासी, जनजाति, गरीब, युवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को पार पा करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एमपी यूपी सम्मेलन में आने के पहले बाबा विश्वनाथ के उस धाम पे दर्शन करने का मौका मिला। जैसा सही कहा राकेश जी ने और नंदी जी ने कि जहां आने जाने के रास्ते नहीं थे, बड़ी कठिन चुनौतियां थी। अब प्राचीन नगरियां हैं तो प्राचीन नगरियों में तो अपने नगर के बसाहट के हिस्से उज्जैन भी उसी में था, जहां हमारी अपनी गलियों के माध्यम से हजारों साल पुरानी बस्तियों का अपना एक आनंद भी है। और वो विभिन्न काल में आक्रांताओं ने आकर के हम सबको भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने जीवन की मूलभूत चीजों में कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हुए रहने के लिए केवल आवास और आवास की व्यवस्था में जैसे तैसे जिंदगी गुजारना। लेकिन आज बदल गया समय, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती। और ये उदाहरण बने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन कहां से कहां पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से गहरा है, उसका आनंद ही अलग है। हमको मालूम है भले ही भगवान राम ने वनवास की तरफ कदम बढ़ाए और अयोध्या से निकल करके जब आगे बढ़े तो मुझे गर्व है चित्रकूट में 11 वर्ष गुजार करके मध्य प्रदेश के साथ उन्हें अद्वितीय अपना वो जीवन काल का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश में गुजारा। वो चित्रकूट जहां तुलसीदास जी अपनी भाषा में एक अद्वितीय रचना की रचना करते हैं, जिसको रामायण घर घर तक पहुंचती है। तुलसी घास के घाट पर, तुलसी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या वो काल की बात करेंगे, मंदाकिनी का वो किनारा, चित्रकूट का धाम। और भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद उज्जैन जाकर सांदीपनी आश्रम में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जीते जी एक शिष्य महागुरु कैसे बन सकता है, वो सांदीपनी आश्रम को गौरवान्वित करने वाला मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक संबंध
और एक नहीं ऐसी कई घटनाओं को मैं स्मरण कर सकता हूँ। मुझे आज गंगा जी के जल के आचमन का आनंद भी आया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है गंगा बेसिन में वो हमारा मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जब क्षिप्रा जी कदम बढ़ाती है आगे जाकर के चंबल, चंबल से यमुना और यमुना से गंगा बन करके पुनः हमारे बनारस धाम का आनंद आता है। ये हमारी प्रकृति की लीला भी है, परमात्मा की कृपा भी है और पंच महाभूतों के बीच जीवन की सार गर्भित व्यवस्था के अंतर्गत अंततः इस यात्रा की तरफ ले जाती है कि जो आया है वो कोई अमर नहीं। आने और जाने के क्रम में जितना समय का सदुपयोग हो जाए उस समय का सदुपयोग करना, यही काल की यात्रा है, यही महाकाल की यात्रा है, यही परमात्मा की कृपा है। मैं आज इस अवसर पर आप सबके साथ जब यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस आयोजन की तरफ देखता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी, वो गया जमाना जिस जमाने में दो राज्य आपस में जल के बंटवारों के लिए लड़ते हैं, किसी किसी और कारण से लड़ते हैं। दक्षिण में कितने उदाहरण बने पड़े हैं, लेकिन मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। वो कांग्रेस के लोगों ने ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सपने सपने हो गए। लेकिन हकीकत बना करके जमीन पे उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ की योजना, जिसमें हमारा केवल 5% और 5% उत्तर प्रदेश का, 90% भारत सरकार देने वाली, ये राज्य की बेहतरी के लिए उद्योग धंधों को, किसानों को, पीने के लिए ग्रामीण और शहरी आबादी को सब प्रकार की जलराशि उपलब्ध कराएगी। और केवल ये नहीं, अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले, ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। भगवान सवित्र सूर्य नारायण तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में सरकारों के माध्यम से जितना अच्छा हो सकता है हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहाँ भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थयात्री आते हैं तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था, और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके। और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंग सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका एमओयू भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये राज्यों के बीच एक नए प्रकार का आज समय आया है जब हम ये सब भी देख रहे हैं। इस तरह से हम राज्यों के बीच परस्पर प्रेम का एक नया स्नेह का मार्ग लेके आगे चल रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज जब यहाँ बात हो रही है तो कितने प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे उद्योग में हो, रोजगार में हो, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे राज्य ने भी बहुत सारे प्रकार के नए प्रयोग भी किए हैं। जब हम अपने इस प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ मैदानी हकीकत की तरफ देखते हैं तो ये बात सही है, अतीत के कालक्रम में लंबा समय अपोजिशन के लोगों ने बिगाड़ा,
लेकिन आज का समय जब जागे तब सवेरा है। इसलिए आज हमारा राज्य भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कहाँ 2002-03 तक 55 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा होता था। जब हमारी सरकार बनी अभी 2 साल पहले, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 2 साल में मध्य प्रदेश में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका, और न केवल इसमें, निवेश के क्षेत्र में भी सभी प्रकार से प्रगति करते हुए, अभी आप हमारे पीएस बता ही रहे थे, कहाँ हमारे मध्य प्रदेश से 5,000 करोड़ का निर्यात नहीं होता था, कहाँ आज 70,000 करोड़ के आसपास निर्यात हम करके दिखा रहे हैं। अकेले 2 साल के अंदर 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अकेले 2 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। और हमारी सरकार 2002-03 के बाद बीजेपी की लंबे समय से सरकार है, आज 40 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका भी, और इसमें भी इतने प्रकार की योजना है। अब मेडिकल कॉलेज खोलना है तो हम ये निवेश, चूंकि निवेश सम्मेलन है, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 300 बेड का मेडिकल कॉलेज, अगर आप में से किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना है तो 300 बेड का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमारी तरफ से सरकार आपको सहयोग करने को देने को तैयार है। 1 रुपए में 30 एकड़ जमीन वो भी देने को तैयार है। आप मेडिकल कॉलेज बनाओ, और बच्चे जो पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट से क्लियर होते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, वहां उनकी तो फीस कम होती है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख अगर मेडिकल कॉलेज की फीस है, तो आप चिंता मत करना, मेडिकल कॉलेज जो चलाएगा, जितने बच्चे आएंगे सबकी फीस हमारी सरकार लोन के रूप में देगी, ताकि डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज की सफलता रहे। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो इससे एमओयू करने के बाद लोन के रूप में 5-6 साल वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, अपना पैसा चुका दे, बाद में वो अपनी डॉक्टरी करता रहे। आम के आम गुठली के दाम, हमारा क्या जाएगा। ये चिकित्सा की सेवा ही तो होना चाहिए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई। अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो 30 करोड़ का उसमें भी अनुदान दे रहे। अगर आप होटल डालना चाहते हैं, उसमें भी 30% अनुदान देना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहा है। कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% के अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली, पानी, भूमि तो हमारे पास परमात्मा की कृपा, लेकिन सब क्षेत्रों में लगातार समान रूप से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के आयोजनों से दोनों राज्यों के संबंध को और प्रगाढ़ करें, और कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम में दोनों राज्यों की मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, अपने विचारों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के हेतु। और अब एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन के इस शुभारंभ सत्र को हम समापन की ओर लिए चलते हैं। इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु बहुत आदर के साथ हम आग्रह करते हैं आयुक्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा मध्य प्रदेश शासन से श्री मदन विभीषण नागरगोचे जी, आपसे आज के इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री नंदगोपाल गुप्त नंद जी, उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्यमी और ओडीओपी के शिल्पकार, आज का यह सम्मेलन एक सुखद अनुभव रहा। वाराणसी की इस पावन भूमि पर 2 राज्यों के प्रतिनिधि एक सादे उद्देश्य से एकत्र आए, और यह उद्देश्य हमारे कारीगर, शिल्पकार और किसानों की मेहनत के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। हस्तशिल्प और हथकरघा एक उत्पाद ही नहीं, जबकि हमारी विरासत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो एमओयू संपादित हुआ, एक नए शुरुआत का संकेत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हमारे सभी सहयोगी अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित रहे, उनके अथक प्रयासों के बगैर ये सम्मेलन संभव नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना के अनुरूप हम संकल्प लेते हैं कि हर जिले का उत्पाद विश्व तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी अतिथिगणों का हार्दिक आभार, और भारत के हृदय से विश्व के बाजार तक धन्यवाद। जय हिंद।